जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, क्योंकि अभी हाल ही में जो पाकिस्तान में ओआईसी की मीटिंग होने वाली है उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान को कश्मीर का मुद्दा बिल्कुल नहीं बोलने दिया जाएगा। तो क्योंकि आज पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया गया है और सभी मुस्लिम कंट्रीज है वो भी अब इमरान खान और पाकिस्तान की बातें नहीं सुन रही है। तो कैसे ये जनरल बौखलाए हुए और बारी बारी में बोल रहे हैं कि कैसे हम लोगों की कश्मीर मुद्दे पे बिल्कुल नहीं सुनी जाती, जबकि भारत में यूएई और अरब कंट्रीज आके कश्मीर में कैसे इन्वेस्टमेंट पे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो आज इनकी बौखलाहट बिल्कुल सामने आ चुकी है और कैसे पाकिस्तान को दरकिनार कर दिया जाता है ओआईसी में भी और मुस्लिम देशों के द्वारा भी, जबकि दूसरी तरफ भारत में आके वही मुस्लिम कंट्रीज इन्वेस्टमेंट तक कर देते हैं। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों एक बहुत बड़ी जंग जो है वो यूक्रेन में, रूस और यूक्रेन के दरमियान हो रही है, जिसके बारे में एक सिंगल लाइन में ये कहा जा सकता है कि रूस ने अमेरिका का जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसे चैलेंज कर दिया है एक ऐसे मौके पे। और चीन जो है वो खुल के रूस के साथ खड़ा है। उसने रूस के इकदाम की उस तरह से तनकीद नहीं की है, उसे कंडेम नहीं किया है, बावजूद उसके कि अमेरिका का उसके ऊपर बहुत दबाव है। एक ऐसे मौके पे चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर का ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक कंट्रीज़ के तमाम वज़राए ख़ारजा के साथ यहाँ 2 दिन होना और पाकिस्तान के योम पाकिस्तान में शिरकत करने की क्या अहमियत आपको समझ आती है? जी बहुत शुक्रिया। अगर आप इजाज़त दें मैं एक जुमला सिर्फ 23 मार्च परेड के सिलसिले में कह दूं। एक तो ये कि जो नया जहाज इंडक्ट हुआ है J-10, वो जिस सूरत के साथ इंडक्ट हुआ है, क्योंकि देखें जहाज़ों के इंडक्शन में बड़ा टाइम लगता है, बात होती है। आपने देखा होगा चंद महीने पहले ये बात शुरू हुई, आज वो जहाज पाकिस्तानी पायलट उड़ा रहे थे। मेरा ख्याल ये एक बहुत अहमियत की बात थी। दूसरी बात ये है कि जिस तरीके से ये OIC की कॉन्फ्रेंस के बीच में शामिल मैं करता हूँ, फिर आपके सवाल का जवाब देता हूँ कि जिस तरीके से लोगों ने शिरकत की है दोनों OIC कॉन्फ्रेंस में भी और परेड में भी, इससे एक बात साबित होती है कि जो हमारे दोस्त ममालिक हैं या जो मुस्लिम ममालिक हैं उनको इस चीज़ से ज़्यादा सरोकार नहीं है कि जो हमारे इंटरनल पॉलिटिकल मामलात हैं वो किस नहज पे बैठते हैं या कौन यहाँ पर हुकूमत करता है। उनको पाकिस्तान से ताल्लुक है उनका, और पाकिस्तान की अहमियत के पेश नज़र ये दोनों जो इवेंट से किस तरीके से इनमें लोग आए हैं, ये मेरे ख्याल इस तरीके से बहुत इम्पोर्टेंट है। जो आपने बात की वो तो बहुत बुनियादी नौयत की है और मेरा ख्याल है कि ये तब्दीली नज़र आ रही है। वरना आप ये देखिए कि ये तो मुमकिन नहीं है कि जो OIC के मंदूबीन थे उनको ये इस बात का इल्म ना हो कि चाइनीज़ वज़ीर ख़ारजा भी यहाँ पर मौजूद होंगे, तो और वो उसके बावजूद वो आए। इसका ये मतलब है, ये इंडिया देता है इस बात का कि उन्होंने इस बात को खातर में नहीं लाए कि जी कौन नाराज होगा हमारे इस अटेंड करने से फंक्शन। और आपने वैसे भी देखा कि हाल ही में जो सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान जो टिफ हुई है, वो सब मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, और भी जो मामलात हो रहे हैं। तो ये जो शिफ्ट जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी टेक्टोनिक शिफ्ट है। ना सिर्फ ये कि दुनिया के पॉलिटिकल मामलात में, दुनिया के इकोनॉमिक मामलात में और दुनिया के मिलिट्री मामलात में। तो ये छोटा इवेंट नहीं है ये जो यूक्रेन वाला मामला है। इसमें आप यूँ देखें कि यूनिपोलैरिटी को बाज़ाब्ता तौर पर चैलेंज कर दिया गया है। और जिस तरीके से चाइना और रशिया ने कहा है कि हम किसी भी हद तक जाएंगे अपनी दोस्ती निभाने के लिए, वो एक बहुत अहम और मानी खेज बयान है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो OIC की कॉन्फ्रेंस और यहाँ पर चाइनीज़ वज़ीर ख़ारजा का ना सिर्फ मौजूद होना बल्कि उनका तकरीर करना सबकी मौजूदगी में, ये उसी शिफ्ट का तसलसल है और ये इसको आगे लेकर जाएगा। और इससे ये अंदाज़ा लगाना चाहिए जो लोग पाकिस्तान को अहमियत नहीं देते, अपनी नज़रों में अपने आप को गिराने की कोशिश करते हैं, कि पाकिस्तान मुस्लिम ममालिक में और दुनिया के मंदिर में आज भी कितना अहम मुल्क है। वरना इस किस्म के इवेंट्स का कंडक्ट करना, इनका ऑर्गेनाइज करना, इनका हो जाना कोई मामूली बात नहीं है। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने कहा कि OIC में हमने मायूस किया फ़लस्तीन को, मायूस किया कश्मीर को, वो तो उन्होंने कहा ही। लेकिन एक और चीज़ भी हमने देखी कि इस OIC समिट में अफ़गानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुतकी नहीं आए। दिसंबर में जो OIC का समिट इस्लामाबाद में हुआ था उसमें सफ़ी अफ़गानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर आए थे, लेकिन जो ग्रुप फोटोग्राफ हुई मुस्लिम ममालिक की उसमें उन्हें शामिल नहीं किया गया, उनको पीछे सीट दी गई।
अभी तक किसी मुस्लिम मुल्क ने अफगानिस्तान की हुकूमत को तस्लीम भी नहीं किया है, इसलिए अफगानिस्तान ने एक जूनियर रिप्रेजेंटेटिव को इस कॉन्फ्रेंस में भेजा। हालांकि जो दिसंबर की कॉन्फ्रेंस थी उसमें अमेरिका बरतानिया के रिप्रेजेंटेटिव्स ने, एनवॉयज ने शिरकत की थी, उसे अमेरिका और चीन दोनों ने ही सराहा था इस पॉजिटिव स्टेप के तौर पे। ये जो एक डेवलपमेंट है कि अफगानिस्तान को रिकग्नाइज किसी मुस्लिम मुल्क पाकिस्तान समेत नहीं कर सका अभी तक, इसको आप कैसे देखते हैं? जी, पहली बात तो मैं समझता हूँ कि ये थोड़ा सा हमारी फॉरेन पॉलिसी का मिस है जो उनके वज़ीर ख़ारजा नहीं आ सके, क्योंकि ये इसके लिए राह हमवार करने की ज़रूरत थी, तमाम लोगों को बताने की ज़रूरत थी कि हम उनको बुलाएंगे, और ये भी शायद मनवाया जा सकता था कि वो हमारे साथ खड़े होकर अगर तस्वीर बनवा लें। शायद मुश्किल इसलिए थी कि किसी ने उनको तस्लीम नहीं किया। और इसमें ये भी बात मुज़मिर है कि आप अफगानों को देखिए कि कितने खुददार लोग हैं कि वो, हालांकि वो अगर आते तो उनको फायदा होता साइडलाइन मीटिंग्स के ऊपर भी, लेकिन उन्होंने बेहतर ये समझा कि जब प्रॉपर प्रोटोकॉल इज्जत ना दी जाए तो वो आने को तैयार नहीं हुए। एक और छोटी सी बात जो मेरा ख्याल है कि मालूम है आपको भी और नाज़रीन सबको कि मकबूजा कश्मीर में इसी दौरान यूएई और सऊदी अरब के बहुत सारे इन्वेस्टर्स मौजूद थे जो ये देख रहे थे कि वहां पर किस किस्म की इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। तो इससे साफ ज़ाहिर है कि वी कैन अंडरस्टैंड कि लोग जो है ना, दुनिया जो है अपने इंटरेस्ट देखती है, और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम किस कदर बावर करवाएं बाकी मुल्कों को कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है, कैसे है। लेकिन मैं हमेशा कश्मीर के बारे में ये कहा करता हूँ और उसको मैं दोहरा देता हूँ, आपने अगर पहले ज़रूर सुना होगा मुझे, मैं ये समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा कश्मीर के सिलसिले में जिम्मेदारी पाकिस्तान की अपनी है और कश्मीरियों की है, जिसमें आज़ाद कश्मीर के लोग भी शामिल हैं। तो ये जब आपके साथ कोई ज्यादती हो रही हो, आपके बहन भाइयों के साथ ज्यादती हो रही हो, तो सिर्फ मोहल्ले में शोर मचाना काफी नहीं होता कि देखें हमारे साथ क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हैं। ये आपने खुद भी कुछ करना होता है। और इसकी डिटेल में आज हम नहीं जाएंगे क्योंकि हम और चीजें डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जो कुछ हिंदुस्तान हमारे साथ कर रहा है, और लेकिन तो इस चीज़ को भी उठाएंगे कि कैसे नए आइडियाज़ पैदा हुए हैं। इसका बैकग्राउंड ये है कि पाकिस्तान के जो इश्यूज़ हैं, जो पाकिस्तान के चैलेंजेस हैं, ख़ास वो कश्मीर में हों या अफगानिस्तान के हवाले से हों, वहाँ पुरानी ही बातों को दोहराने से शायद फ़ायदा नहीं होगा। वहाँ पे कुछ नए आइडियाज़ चाहिए सूरत हाल को हैंडल करने के लिए। जान साहब, आपने कहा नए आइडियाज़ हैं, पहले ये तस्लीम कर लेना चाहिए कि हिंदुस्तान ने किस किस शोबे में कदम बढ़ाए हैं कश्मीर के सिलसिले में। सबसे पहले उन्होंने पॉलिटिकल इक़दाम किए हैं जिनका दोहराने की जरूरत नहीं है, जैसे एब्रोगेट किए उन्होंने चीज़ें जो 370 वगैरह की बात है, 35A। उसके अलावा उन्होंने शिमला मुआहदा तार तार करके बाहर फेंक दिया, क्योंकि मुआहदे में लिखा हुआ कि कोई भी साइड जो स्टेटस को है उसको तब्दील नहीं करेगी। उसके अलावा उन्होंने फौजी इकदाम उठाए हैं कि 9 लाख फौज वहाँ पर ले आए हैं और किसी को सांस लेने की भी इजाज़त नहीं है, और जो कोई सार उठाता है उसको फौरन कुचल दिया जाता है, ये आपके सामने है। उसके अलावा उन्होंने डिप्लोमेटिक इकदाम उठाए हैं, जैसे अभी इन्वेस्टमेंट के लिए बुला रहे हैं लोगों को वहाँ पर और इंटाइज कर रहे हैं। हमने सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमेसी में काम किया है कि जी ये देखें आके क्या हो रहा है, बल्कि थोड़ा सा मैं कहूँगा लॉफिर में भी किया है, जो कि मजीद करने की जरूरत है, ये फोल्डर वगैरह बनाए। हमें पोलिटिकली हमने कुछ नहीं किया, और मैं भी बताता हूँ कि हम क्या कर सकते हैं। हमने शिमला मुआहदे को नहीं उसको ख़त्म किया, जो कि उन्होंने ख़त्म कर दिया है, और हम शिमला मुआहदा हमें इतना सूट भी नहीं करता। उसके अलावा हमने फौजी कदम को नहीं उठाया, मैं बताता हूँ कि इससे मेरा क्या मतलब है। देखें, अभी आपको मालूम है पॉलिटिकल, पहले मैं बात करूँ कि वो तो ये कह रहे हैं कि जी हम आज़ाद कश्मीर पर भी कब्जा करेंगे, और उन्होंने ये भी कहा है कि, और खुलेआम कहा है उनके NSA ने, कि मैंने $400 मिलियन मुख्तस कर दिए हैं बलूचिस्तान में और गिलगित बल्तिस्तान में लोगों को उठाने के लिए। अभी गिलगित बल्तिस्तान जो है उसको हम एक सूबा बनाने जा रहे हैं, जो कि एक जायज़ बात है, लेकिन इसको अगर इस तरीके से बनाया जाता कि इस्तिस्वाब राय पार्शल प्लेबिसाइट करवा लिया जाता है कि चूंकि वहाँ के लोग डिमांड कर रहे हैं बार बार, तो क्यों ना एक पार्शल प्लेबिसाइट करा के, ताकि वो मसला भी गड़बड़ ना हो कि जी प्लेबिसाइट के बगैर हमने कोई कदम उठा लिया, क्योंकि वो बुनियादी तौर पे उसकी खिलाफ वर्जी होती है जो कि UN की रेजोल्यूशन है। इस रास्ते से अगर हम जाके वो लोग, हमें पता है कि 98 to 99% लोग पाकिस्तान ज्वाइन करना चाहते हैं। बहुत अच्छा मौका था हमारे पास कि हम ये करते, बहुत अच्छा मौका था हमारे पास कि हम चीन को बाकायदा एक फरीक बना लेते कश्मीर के सिलसिले में, क्योंकि उनकी झड़पें हुई हैं कश्मीर ही के सरहदों के ऊपर
हिंदुस्तान के साथ, वो हमें मालूम है। हमें अच्छी तरह पता है कि वो वहां पर पॉपुलेशन की तनासिब चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम बड़े आराम से चीन के साथ मिलकर यूएनओ को ये कह सकते थे कि आप वहां पर पॉपुलेशन सेंसस करवाएं, वहां भी, आजाद कश्मीर में भी, ताकि लेटर ऑन ये कोई इस किस्म की तब्दीली ना लाई जा सके। ठीक है। इसी तरीके से मे भी गवर्नमेंट इन एग्जाइल, मे भी पार्शियल प्लेबिसाइट इन आजाद कश्मीर, ये सारा। और अस्करी तौर पे मैं ये समझता हूँ, ये जो आप बार बार कह रहे हैं कि दुनिया क्यों तवज्जो नहीं देती, सारी दुनिया इसलिए तवज्जो नहीं देती कि एक साइड का रवैया बहुत ऑफेंसिव और अग्रेसिव है, और दूसरी न्यूक्लियर पावर का रवैया जो है वो जरा, अगर मैं मादरत खाना ना कहूं तो डिफेंसिव है। इस पर कभी दुनिया को कोई